हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों के इस नए क्लास में स्वागत है। आज के हम अपनी इस नए क्लास में एक नया क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 है और क्वेश्चन का नाम है हर्ष एंड येसा। इस क्वेश्चन को स्टार्ट करें, ये क्लास आगे बढ़ाएं उससे पहले अगर आप लोगों ने पिछली क्लास नहीं देखी है, जो भी इसके बेसिक्स हैं, यानी कि खाते कैसे बनाए जाते हैं, समायोजन कैसे सॉल्व किया जाता है, साथ ही साथ एंट्री हमें कैसे की जाती है, तो आप लोग इसके पहले वाली जितनी भी क्लासेस हैं उन क्लास को फास्ट फॉरवर्ड करके ज़रूर देख लेना, ताकि आपका जो बेसिक है वो अच्छा रहे। क्योंकि यहाँ में आज की क्लास में मैं ये जो क्वेश्चन मैं आपको समझाने वाला हूँ, इसमें मैं सिर्फ आपको वही चीज़ें बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है, जो आपको समझना ज़रूरी है। क्योंकि हमने देखा था, जब हमने पहला क्वेश्चन सॉल्व किया था, हमने जब पहला एग्जाम्पल सॉल्व किया था राम और श्याम वाला, तो हमने उसमें देखा था कि कहीं ना कहीं सिर्फ हमें समायोजन में ही दिक्कत होती है, साथ ही साथ एक दो एंट्री होती है जिसमें हमें तारीख दे देता है या जिसमें छिपा हुआ समायोजन होता है, यानी हिडन एडजस्टमेंट्स होता है। बाकी ज्यादातर एंट्री जो होती है वो सिर्फ कॉपी और पेस्ट करना होता है। तो कॉपी और पेस्ट करने वाली जो चीजें हैं उसके लिए आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए। तो फॉर्मेट याद करने के लिए आप फॉर्मेट को अच्छे से लर्न कर लें। अब सवाल ये है कि फॉर्मेट अच्छे से अगर लर्न नहीं हो रहा है तो कैसे करें। तो उसके लिए जो मैंने चीजें समझाई है, याद करने के तरीके मैंने समझाए हैं फॉर्मेट में, आप उसको जरूर देखना। ठीक है, तो क्लास स्टार्ट करते हैं ताकि हम ये क्वेश्चन को भी जल्दी खत्म कर सके और सारी चीजें अच्छे से कर सके। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, समायोजन। तो समायोजन में सबसे पहला समायोजन लिखा है, अंतिम माल स्टॉक की मूल कीमत 10,000 रुपए है, जिसमें 50% स्टॉक की उपज नहीं हो सकती। देखो सवाल में क्या लिखा है कि अंतिम माल स्टॉक की मूल कीमत 10,000 है, जिसमें से 50% स्टॉक की कीमत उपज नहीं हो सकती है। तो इसको देखो सॉल्व कैसे करना होता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे साइड में आपको सारी चीजें वन बाय वन सॉल्व करके दिखाऊंगा, साथ ही साथ ये मैं बताऊंगा कि इनकी एंट्री कहाँ होती है और कैसे होती है। ठीक है, ताकि जब भी आप ये क्लास देखो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। और एक चीज याद रखना, क्लास देखने के बाद सवाल खुद से सॉल्व भी करना है। ठीक है, सिर्फ वीडियो देख के बैठ नहीं जाना है, खुद से ट्राई करना ताकि प्रैक्टिस हो। अगर मैं यहाँ पे पूरा सवाल सॉल्व भी करवा देता हूँ, तुम देख लोगे, तो जरूरी नहीं कि तुम्हें समझ में आ जाए। देखो समझ में आना अलग चीज होता है और प्रैक्टिस करने के दौरान कंफ्यूजन ना हो वो अलग चीज होता है। तो उसके लिए आपको खुद ही मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं। सबसे पहला जो समायोजन है वो है अंतिम स्टॉक का। ठीक है, पहला समायोजन क्या है, अंतिम स्टॉक का। सवाल में ये लिखा है कि अंतिम स्टॉक की जो कीमत है वो है 10,000 रुपए। क्या लिखा है, अंतिम स्टॉक की कीमत कितनी है, 10,000 रुपए लिखा है। लेकिन ऐसा बोला है कि 50% बाजार कीमत की अब उपज नहीं हो सकती है। तो अब उपज नहीं हो सकती तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब ये हुआ वो कीमत अब हमें नहीं मिलेगा, तो हम उसको क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस यहाँ पे लिख देंगे 50%। तो -50% करोगे तो कितना हो जाएगा, 5,000। इसका मतलब अब कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए ही बचेगा। तो अब हमें याद रखना है कि हमारे पास शुरू में अंतिम स्टॉक भले 10,000 रुपए था, लेकिन अभी कितना बचा है, सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए बचा है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ 5,000 रुपए की ही एंट्री करनी है। ठीक है, अब इसकी एंट्री कहाँ होती तो वो समझते हैं। ठीक है, इसकी दो एंट्री होती है, अभी हमें दोनों एंट्री को समझना जरूरी है। सबसे जो पहली एंट्री होती है वो होती है व्यापार खाते के जमा पक्ष में। कहाँ होती है, व्यापार खाते के जमा पक्ष में। ठीक है, मैं ये ऐसे सारी चीजें मैं आपको लिख के दिखा दूंगा ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ये हो गया हमारा पहला एंट्री। अब बात करते हैं दूसरी एंट्री। दूसरी एंट्री कहाँ होती है, तो दूसरी एंट्री होती है आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। कहाँ होती है, आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। ठीक है, तो अब जब सवाल सॉल्व करोगे तो आप ऐसे लिखना नहीं है, आपको सीधा एंट्री करनी है। जमा पक्ष में जाओगे वहां पे 5,000 रुपए लिखोगे, संपत्ति में जाओगे वहां तुम जाके सीधा 5,000 रुपए लिखोगे। ठीक है, तो ये था हमारा समायोजन नंबर 1। ठीक है, अब चलते हैं हम समायोजन नंबर 2 पे, यानी सेकेंड पॉइंट पे। तो यहाँ पे सेकेंड पॉइंट पे क्या लिखा हुआ है, एक मिनट, ये थोड़ा सा स्लाइड अटक गया, हाँ सही है अभी। सेकेंड पॉइंट में लिखा है, मकान खरीद के कानूनी खर्च 4,000 रुपए कानूनी खर्च में शामिल हैं। अब देखो ये पॉइंट बहुत जरूरी है, इसमें अक्सर हमें कंफ्यूजन हो जाता है। देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है मकान खरीद के कानूनी खर्च। सबसे पहले चीज आपको क्लियर होना चाहिए कि जब भी हम कोई संपत्ति खरीदते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि जब भी हम कोई संपत्ति खरीदते हैं, ठीक है, तो उसका खर्च याद रखना,
संपत्ति से जुड़ा हुआ खर्च, इसीलिए मैंने क्या लिखा है, उसका खर्च। हमें क्या करना होता है, संपत्ति में ही जोड़ना होता है। ठीक है, याद रखना है कि संपत्ति में ही क्या करना होता है, प्लस करना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ पे अभी इसको हम समझते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिखा है मकान खरीद के कानूनी खर्च। तो सबसे पहले हम यहाँ पे कानूनी खर्च ढूंढ लेते हैं, पे दिया भी है कि नहीं। तो यहाँ पे देखोगे तो कानूनी खर्च दिया हुआ है। ठीक है, ये रहा देखो कानूनी खर्च कितना है, 6,500 रुपए। और साथ ही साथ यहाँ पे मकान भी दिया हुआ है 46,000 रुपए का। तो चलते हैं और एंट्री हम इसकी करते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा आ गया समायोजन नंबर 2, यानी कि सेकंड पॉइंट। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट कैसे सॉल्व करोगे, देखो सबसे पहले बात करते हैं कानूनी खर्च की। तो कानूनी खर्च हम कहाँ लिखेंगे, लाभानी के उधार में। याद रखना, कानूनी खर्च कहाँ लिखेंगे, लाभानी के उधार में। और कानूनी खर्च हमें कितना दिया हुआ है, 6,500 रुपए दिया हुआ है। तो कानूनी खर्च में तुम इसी तरह से 6,500 रुपए लिखोगे, राइट। और क्या करोगे, इसमें से माइनस करोगे, क्या माइनस करोगे, मकान का कानूनी खर्च। क्या लिखोगे, मकान का कानूनी खर्च कितना, 4,000 रुपए। तो यहाँ पे अब ये कितना बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 2,500 रुपए बचेगा। ये हो गया आपका लाभानी खाते के उधार में। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी एंट्री कहाँ होगी। तो दूसरी एंट्री आपकी हो जाएगी आर्थिक चिट्ठे में। तो आर्थिक चिट्ठे में यहाँ पे क्या लिखोगे, ठीक है, तो उसको देखो, आर्थिक चिट्ठे में जाओगे और वहां पे मकान में लिखोगे। ठीक है, 1 मिनट, ये पेन सिलेक्ट हो गया, हाँ, मकान। और मकान हमें कितने का दिया हुआ, 46,000 का दिया। कितने का दिया है, 46,000 का। तो मकान 46,000 प्लस प्लस क्या लिखोगे, कानूनी खर्च। क्या लिखोगे, कानूनी खर्च। कानूनी खर्च कितने का है, तो कानूनी खर्च है 4,000 रुपए का। अब इसको जोड़ोगे तो 46 + 4, ये कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। और इस तरह से हमारा दूसरा समायोजन कंप्लीट होगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, कानूनी खर्च की जो पहली एंट्री होगी वो लाभानी खाते के उधार में। तो चलो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ। ठीक है, ये हो जाएगा लाभ हानि, ठीक है, लाभ हानि के उधार में। और ये हो जाएगा तुम्हारा संपत्ति पक्ष में। ओके, ठीक है, अभी आगे बढ़ते हैं और अगला समायोजन सॉल्व करते हैं। अगले समायोजन में क्या लिखा है, देनदारों पर 5% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान कीजिए। क्या लिखा है, देनदारों पर 5% डूबत ऋण अनामत का प्रावधान कीजिए। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करना है और यहाँ पे हमें समायोजन सॉल्व करना है। ठीक है, अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे वो समझो। यहाँ पे हम लिखेंगे देनदार, ये थोड़ा सा अच्छा नहीं लिखाया है, यहाँ पे हम लिखेंगे देनदार। ओके, और इसमें से हम माइनस करेंगे डूबत ऋण अनामत। क्या माइनस करेंगे, डूबत ऋण अनामत। ये हो गया पहला एंट्री। ठीक है, अब इसकी दूसरी एंट्री कहाँ होती है, देखो जो देनदार है ये हमें पता है आर्थिक चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में जाता है। ठीक है, और इसी की जो दूसरी एंट्री है, क्या, इसी की जो दूसरी एंट्री है वो जाती है लाभ हानि में। कहाँ जाता है, लाभ हानि में। कौन से पक्ष में, तो उधार पक्ष में। ओके, क्लियर है इतना। और वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे मैंने तुम्हें बताया है इसका पूरा फॉर्मेट होता है। अगर देखो तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम क्या करो, पहले सवाल में ही देख लो और जो जो चीजें दिया हो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व कर लो। अदरवाइज तुम क्या करोगे, अदरवाइज तुम पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखोगे। पूरा का पूरा फॉर्मेट लिखने का मतलब ये है कि सबसे पहले मैंने कहा था 2 डूबत ऋण, सेम वही करो, 2 डूबत ऋण, ठीक है, 2 डूबत ऋण अनामत, डूबत ऋण अनामत। सेम यहां पर भी डूबत ऋण अनामत। ठीक है, मैंने क्या कहा था, स्टार्टिंग के 3 हमें क्या करने होते हैं, प्लस करने होते हैं। स्टार्टिंग के 3 हमें प्लस करने होते हैं और ये होता है हमारा सकल तलपट, यानी जिसको हम बोलते हैं पुराना। ठीक है, पहला और आखिरी हमारा क्या होगा, पुराना, और ये दोनों हमारे होते हैं नए, मतलब समायोजन के। ठीक है, ये हमें याद रखना है। ओके, अब हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें देनदार की रकम देखते हैं। ठीक है, तो देनदार का रकम कितना दिया है, तो यहाँ पे देखो देनदार, देनदार देखो यहाँ पे एक चीज दिख रहा है, अगर तुम्हें ध्यान दिया होगा, लिखा है लेना और देना। क्या लिखा है, लेना और देना। और यहाँ पे 2 रकम दिया, 31,000 और 25,000। अब हमें कैसे पता चलेगा इसमें से लेना कौन सा है और देना कौन सा है, तो याद रखना कि जो उधार बाकी होता है, ठीक है, जो उधार बाकी होता है वो होता है लेना, यानी कि देनदार। और जो जमा बाकी होता है वो होता है देना। देना का मतलब होता है लेनदार। ठीक है, तो ये चीजें आपको क्लियर करनी है। तो यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 31,000 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, कितना दिया है, 31,000 रुपए दिया है। तो हम यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे हम देनदार में लिखते हैं 31,000 रुपए। कितना लिखेंगे यहाँ पे, 31
हजार रुपए। उसके बाद सवाल में हमें बोला है डूबत ऋण अनामत माइनस करने के लिए। क्या बोला है? डूबत ऋण अनामत माइनस करने के लिए बोला है। तो डूबत ऋण अनामत का कितना परसेंट है? 5% है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ 5%। तो 31,000 का 5% हमें सॉल्व करना है। यहाँ पे 31,000 का 5% निकालोगे तो ये आ जाएगा 1550 रुपए। कितना आ जाएगा? 1550 रुपए। और उसके बाद हमें इसको क्या करना है? माइनस कर देना है। 31,000 में से 1550 माइनस करोगे तो ये आएगा 29,450 रुपए। तो ये हो गया हमारा पहला एंट्री। अब हमें दूसरा एंट्री करना है, तो दूसरा एंट्री हमारा का जाएगा लाभ हानि के उधार में, और उसका फॉर्मेट हमने यहाँ पे बना दिया है। तो हमें सिर्फ एंट्री करनी है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? एक बार हम चलेंगे सवाल में, देखेंगे कि क्या हमारे पास ये जानकारियां अवेलेबल है। लेकिन उससे पहले जो हमें पता चला है कम से कम हम वो लिख लेते हैं। ठीक है, हमें जो जानकारी मिली है हम वो लिख लेते हैं। डूबत ऋण अनामत हमारे पास क्या है? डूबत ऋण अनामत समायोजन का कितना रुपए दिया हुआ है? 1550 रुपए। तो मैं वो लिख देता हूँ। ओके, ठीक है। अभी चलते हैं यहाँ पे, देखते हैं कि क्या क्या हमारे पास अवेलेबल है। तो हम यहाँ पे सवाल में आए और यहाँ पे ऊपर से चेक करना शुरू किया। पूंजी हरण ख्याति, पेटर्न, लेना देना, माल खाते, ऑफिस, प्रारंभिक, फर्नीचर, वसूली, फर्नीचर, मकान, रोकड़, बीमा, 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 ये रहा। देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत। देखो क्या दिया है? डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत दिया है। और ये कौन सा है? ये है आपका सकल तलपट का। ठीक है, सकल तलपट का, यानी फटाफट इसको लिख लेते हैं। अब देखो इसमें भी 2 रकम दिया है, तो कैसे क्लियरफाई होगा कि भाई हमारे काम का कौन सा है। तो उसके लिए तुम्हें याद रखना होगा कि डूबत ऋण हमेशा क्या होता है? उधार होता है, और अनामत हमेशा क्या होता है? जमा होता है। ये छोटी चीज है जो आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ पे और हम इसको सॉल्व कर देते हैं पूरा। यहाँ पे हम लिख देते हैं। ठीक है, तो सकल तलपट में सबसे पहले किसकी बात करते हैं? हम सकल तलपट के डूबत ऋण की। तो डूबत ऋण में जो रकम दिया है वो कितना दिया था? तो डूबत ऋण का जो रकम दिया है वो आपको दिया था 1500 रुपए। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1500 रुपए, और यहाँ पे दिया हुआ था 2000 रुपए। अब देखो 1500 और यहाँ पे बीच में डैश, 1500 प्लस 1550, ये कितना हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा यहाँ पे 15 दूना 3, यानी 3050 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3050। अब 3050 में से 2000 माइनस करोगे तो ये आएगा आपका 1050। क्लियर है इतना? तो इस तरह से आपको फॉर्मेट पूरा याद रखना है। क्लियर है इतना? आई होप कि आपको ये तीन के तीनों समायोजन समझ में आगे होंगे। अब इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अगला समायोजन। ठीक है, अगला समायोजन में क्या लिखा है? फर्नीचर पर 10% और मकान पर 5% घिसाई गिनिए। सवाल में क्या बोला है? फर्नीचर पर 10% और मकान पर 5% घिसाई गिनिए। तो अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है। तो इसमें मैंने एक पॉइंट आपको बताया था पिछली क्लास में, उम्मीद करता हूँ कि आपने पिछली क्लास देखी होगी। नहीं देखी है तो यहाँ पर भी हम क्लियर कर ही लेंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है मकान और फर्नीचर दोनों पर घिसा निकाली है, और फर्नीचर पर बोला है 10%। तो सवाल में देखते हैं और यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो फर्नीचर लिखा है, फर्नीचर यहाँ पे जो अगर देखोगे तो ये 3000 रुपए का लिखा है, और साथ ही साथ यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो फर्नीचर की घिसाई रुपए 300 रुपए दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? फर्नीचर भी दिया है और उसकी घिसाई भी दिया है। तो मैंने आपको पिछले क्लास में समझाया था कि जब भी सवाल में ऐसा होता है, यानी कोई संपत्ति प्लस उसका घिसाई, दोनों ही चीजें हमें कहाँ दी हो? सकल तलपट में दी हो, प्लस प्लस हमें नई घिसाई भी बोला हो। तो याद रखना है हम कैसे करेंगे। इन दोनों घिसाई को, मतलब इन दोनों चीजों को, संपत्ति प्लस घिसाई को जोड़ने के बाद जो रकम आती है उस रकम पर हम क्या करेंगे? घिसाई निकालेंगे, यानी जो भी दर दिया होगा उसके हिसाब से हम नई घिसाई निकालेंगे। तो इसको हम प्रैक्टिकली समझते हैं कैसे करना होगा। तो सबसे पहले हमारे पास फर्नीचर कितने का है वो देखो, 3000 का है, और घिसाई कितना दिया? 300 रुपए दिया। तो 3000 प्लस 300 यानी टोटल कितना हो गया? 3300 हो गया। तो यहाँ पे ही मैं देखो, ये मकान वाला यहीं पे है तो मैं यहीं पे आपको समझा देता हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा चौथा पॉइंट। तो यहाँ पे फर्नीचर, फर्नीचर कहाँ जाता है? संपत्ति पक्ष में जाता है, राइट। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। फर्नीचर कहाँ जाएगा? संपत्ति पक्ष में। यहाँ पे लिखेंगे 3300 रुपए। ठीक है, उसमें से हम लिखेंगे माइनस घिसाई। क्या लिखेंगे? माइनस घिसाई। कितना परसेंट घिसाई निकालना है? 10%। तो 10% जब तुम घिसाई निकालोगे तो 3300 का 10% यानी ये हो जाएगा 330 रुपए हो जाएगा। ठीक है, और माइनस करने के बाद जो हमारा रकम बचेगा वो हमें साइड में लिख देना, यानी ये रकम बचेगा 29, सॉरी
2970 रुपए, यानी 2970। क्लियर है? तो ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब सवाल ये है कि इस घिसाई कहाँ लिखोगे, तो तुम्हें पता है कि जो भी घिसाई होती है वो जाती है लाभ हानि के उधार में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं लाभ हानि के उधार में। कहाँ जाएगा घिसाई? लाभ हानि के उधार में। क्लियर है इतना? उसके बाद दूसरा पॉइंट ये बोला था कि हमें मकान पर घिसाई निकालनी है। ठीक है, क्या बोला था? हमें मकान पर घिसाई निकालनी है, और कितना % घिसाई निकालना है? मकान पे 5%। तो यहाँ पे चलते हैं, देखो यहाँ पे हमारे पास मकान है, देखो इसी वजह से मैंने अलग अलग सॉल्व करके समझा था ताकि कोई भी खिचड़ी ना हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास मकान कितने का है? 50,000 रुपए का। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे? घिसाई निकालेंगे, यानी घिसाई लिखेंगे कितना? 5%। तो 50,000 का 5% करोगे तो ये हो जाएगा 2,500, और माइनस करने के बाद बचेगा 47,500 रुपए। तो ये आप क्या हो गया? पहला एंट्री। अब दूसरा एंट्री यानी कि ये घिसाई वाली, तो दूसरा एंट्री यानी घिसाई की एंट्री हम कहाँ लिखते हैं? तो इसका मैंने बताया कि लाभ हानि के कौन से पक्ष में लिखना होता है? हमें लाभ हानि के उधार पक्ष में लिखना होता है। तो इसी तरह से आप एंट्री फटाफट कर लोगे, पहले संपत्ति में सॉल्व करोगे, फिर लाभ हानि के उधार में आके लिखोगे मकान की घिसाई कितना? 2500 रुपए, और यहाँ पे फर्नीचर की घिसाई 330 रुपए। क्लियर है इतना? अब चलते हैं अगले समायोजन पे, समायोजन नंबर नेक्स्ट, तो यानी 5 नंबर। अगले नंबर पे लिखा है कि पेटेंट और ट्रेडमार्क का 1/3 भाग अपलिखित कीजिए। क्या बोला है? पेटेंट और ट्रेडमार्क का 1/3 भाग अपलिखित कीजिए। तो ये पहले हम ढूंढते पेटेंट और ट्रेडमार्क कहाँ दिया है। तो पेटेंट और ट्रेडमार्क ये रहा सबसे ऊपर, यहाँ पे देखो दिया है पेटेंट और ट्रेडमार्क। कितना दिया है? 2700 रुपए दिया है। ये याद रखना, इसमें अक्सर थोड़ा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर इसको कैसे करना होता है। तो यहाँ पे ही मैं समझा देता हूँ। ठीक है, समायोजन नंबर 5। अब कैसे? तो देखो सबसे पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि पेटेंट और ट्रेडमार्क लिखते कहाँ है। तो जो पेटेंट और ट्रेडमार्क है ये आपका संपत्ति है। कहाँ जाएगा? आपका संपत्ति पक्ष में जाएगा, और वहां पे जाके लिखोगे 2700 रुपए। याद रखना ये कहाँ जाएगा? संपत्ति पक्ष में जाएगा, और वहां पे लिखोगे 2700 रुपए। अब हमें करना क्या है? हमें अपलिखित करना है। कितना अपलिखित करना है? 1/3 भाग। कितना अपलिखित करना है? 1/3 भाग। तो हम क्या करेंगे? 2700 का 1/3 भाग, यानी यहाँ पे कर सकते हो 2700 गुणे 1/3, तो ये कितना हो जाएगा? 900 रुपए। ये माइनस कर दोगे तो संपत्ति पक्ष में दिखेगा 1800 रुपए। अब सवाल ये है कि ये 900 रुपए की एंट्री कहाँ जाएगी? जो हमने अपलिखित किया है उसकी एंट्री भी तो हमें करनी है। तो ये जाएगा लाभ हानि के उधार पक्ष में। कहाँ जाएगा ये? लाभ हानि के उधार पक्ष में। याद रखना है कि हमें वहां पे क्या लिखना है? अपलिखित किया पेटेंट और ट्रेडमार्क। राइट, क्या लिखना है? अपलिखित किया पेटेंट और ट्रेडमार्क। कितना? 900 रुपए। ओके, तो ये था हमारा 5 का 5वां समायोजन। तो यहाँ पे मैं एक बार इसको छोटा कर देता हूँ। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ताकि बाद में आपके लिए यूजफुल हो। ठीक है, और अगर स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहो तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके, इसी वजह से मैंने कोशिश की थी कि सब एक साथ आ जाए, और आ भी गया है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं और आगे हम सवाल को सॉल्व करते हैं। अब अगला पॉइंट है यहाँ पे, थोड़ा सा ये नीचे आ जाता है बार बार, ऐसे छोटा बड़ा करो तो। ठीक है, अब देखो हमने समायोजन सॉल्व कर लिया है। मैंने क्या कहा था कि समायोजन सॉल्व करने के बाद अगला हमारा काम होता है कि आर्थिक चिट्ठा में से एंट्री को कॉपी पेस्ट करना। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए मैंने क्या कहा था कि तुम खाता बना लोगे, मैं सिर्फ तुम्हें यहाँ पे समझाते जाऊंगा, और जैसा जैसा मैं बोलते जाऊंगा वैसा वैसा एंट्री तुम्हें करते जाना है। ठीक है, अपने ऊपर भरोसा रखो, मेरे ऊपर भरोसा रखो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, लेकिन मैं जैसा कहता हूँ वैसा करते जाना, ताकि आपको भी कोई तकलीफ ना हो। तो शुरू करेंगे, और सबसे पहले हम यहाँ पे क्या देखते हैं? पूंजी और आहरण। ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि पूंजी और आहरण कहाँ जाता है। तो पूंजी जाएगा पूंजी खाते के जमा पक्ष में। तो यहाँ पे मैं ऊपर लिख देता हूँ कि पूंजी खाते के जमा पक्ष में, और ये जाएगा पूंजी खाते के उधार पक्ष में। ठीक है, तो यहाँ पे इन दोनों को ऐसे ब्रैकेट लगा के मैं लिख देता हूँ पूंजी खाता। ओके, ताकि आपको क्लियर पता रहे कि ये दोनों ही पूंजी खाते में जाते हैं। पूंजी जाएगा जमा में और आहरण जाएगा उधार में। तो उधार वाली रकम जो है वो आहरण की है, और जो जमा वाली रकम है वो आपकी पूंजी की है। ठीक है, उसके बाद अगला अगला क्या है? ख्याति। तो ख्याति हम कहाँ लिखते हैं? संपत्ति पक्ष में। कहाँ लिखते हैं? संपत्ति पक्ष में। तो इसको याद रखना है। उसके बाद पेटेंट और ट्रेडमार्क तो हो ही गया है, यहाँ पे लेना हो चुका है, लेकिन देना बाकी है। देना का मतलब यहाँ पे लेनदार है, तो लेनदार हम कहाँ लिखते हैं? दायित्व में लिखते हैं। देखो जो चीजें बार बार आती हैं वो तो हमें क्लियर रहेगा ही, हमें एक ही दो पॉइंट में कंफ्यूजन होगा जो नया होगा। ठीक है, तो हमें उन्हीं पॉइंट को सीखना है, और यही वजह है कि मैं यहाँ पे पूरा सम फॉर्मेट के साथ ना बता के आपको सिर्फ
पॉइंट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद अगला है देखो माल खाता। अब यहाँ पे देखो माल खाता लिखा है। अभी तक हमने जो पिछला सवाल देखा था उसमें कहीं भी माल खाता नहीं लिखा हुआ था, लेकिन अगर ध्यान से देखोगे तो माल खाते में लिखा है यहाँ पे 40,000 और यहाँ पे लिखा है 89,250 रुपए। अब यहाँ पे समझो, अब इसमें कैसे समझोगे ये क्या है। तो याद रखना, जब भी माल खाता लिखा है, ठीक है, तो याद रखना ये हमारा क्या दिया है, खरीद और बिक्री दिया है। क्या दिया है, ये खरीद और बिक्री दिया है। क्या दिया है, खरीद और बिक्री। देखो रकम भी दो तरफ दिया है। अब कैसे पता चलेगा कौन सा रकम क्या है, तो तुम्हें पता है कि खरीद हमेशा क्या होता है, उधार होता है, और बिक्री हमेशा जमा होता है। तो इन दोनों की जो एंट्री है वो कहाँ जाती है, व्यापार खाते में जाती है। कहाँ जाती है, व्यापार खाते में। खरीद की उधार में जाएगी और बिक्री की जमा में जाएगी। तो अगर मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे, यहाँ पे उधार और यहाँ पे जमा। ओके, अब उसके बाद अगला है ऑफिस यंत्र। तो ऑफिस यंत्र आपका कहाँ जाएगा, संपत्ति पक्ष में, क्योंकि ऑफिस यंत्र क्या है, आपका संपत्ति है। उसके बाद अगला है प्रारंभिक स्टॉक। तो प्रारंभिक स्टॉक कहाँ जाता है, ये जाता है आपका व्यापार खाते में। कहाँ जाएगा, व्यापार खाते में। कौन से पक्ष में, तो व्यापार खाते के उधार में। तो यहाँ पे मैंने पूरा ही लिख दिया, व्यापार खाते के उधार में। ओके, अब ये मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि ये पॉइंट मैंने समझा दिया है, ठीक है। ओके, अभी अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं। अगला क्या है, फर्नीचर। तो फर्नीचर हमारा हो चुका है। उसके बाद अगला है माल वापसी खाते। और माल वापसी में यहाँ पे देखो दोनों तरफ रकम दिया है, 7,500 और यहाँ पे 5,000। याद होगा मैंने समझाया था कि जब भी माल वापसी लिखा हो और रकम दोनों तरफ दिया हो, याद रखना, माल वापसी लिखा हो, रकम दोनों तरफ दिया हो, तो याद कैसे रखोगे। देखो हमारा खरीद माल वापसी हमेशा जमा होता है, यानी ये जो जमा वाला है ये खरीद माल वापसी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये क्या है, हमारा खरीद वापसी है, ठीक है। ये हमारा क्या है, खरीद वापसी। और बिक्री वापसी हमेशा उधार होता है, तो ये हमारा क्या है, बिक्री वापसी है, ठीक है। कौन सा वापसी है, बिक्री वापसी। अब हमें करना क्या है, हमें इसको खरीदी में से माइनस करना है और इसको बिक्री में से माइनस करना है, ठीक है। उसके बाद अगला है मजदूरी। तो मजदूरी कहाँ जाएगा, तो मजदूरी जाएगा व्यापार के उधार में। कहाँ जाएगा, व्यापार के उधार में। ये याद रखना है, मजदूरी कहाँ जाएगा, व्यापार के उधार में। तो ये भी एंट्री हमारा कंप्लीट हो गया। उसके बाद अगला है फर्नीचर की घिसाई। क्या है, फर्नीचर की घिसाई। तो ये तो कंप्लीट हो ही चुका है। उसके बाद अगला है स्टेशनरी और छपाई खर्च। क्या लिखा हुआ है, स्टेशनरी और छपाई खर्च। तो स्टेशनरी और छपाई खर्च ये हमारा चला जाएगा लाभ हानि खाते के उधार में। कहाँ जाएगा, लाभ हानि खाते के उधार में। उसके बाद अगला लिखा है मकान और कानूनी खर्च। तो मकान और कानूनी खर्च दोनों ही हम एंट्री कर चुके थे। उसके बाद अगला है रोकड़ शेष। अगला क्या दिया हुआ है, रोकड़ शेष। रोकड़ शेष कहाँ जाता है, ये आपका जाता है संपत्ति में, ठीक है। उसके बाद है रेलवे नूर। तो रेलवे नूर कहाँ जाता है, तो रेलवे नूर आपका आ जाएगा, ये आएगा व्यापार में, ठीक है। याद रखना, रेलवे नूर हो गया, मजदूरी हो गया, जकात हो गया, आवक माल हो गया, ये सब कहाँ जाता है, व्यापार खाते में। कौन से पक्ष में, उधार पक्ष में। तो व्यापार खाते यहाँ पे मैं लिख देता हूँ उधार। उसके बाद अगला अगला है बीमा प्रीमियम। तो बीमा प्रीमियम तो लाभानी में जाता है, ये हमें कंफर्म है। कहाँ जाएगा, लाभानी में, उधार में। बस इतना क्लियर है। उसके बाद अगला है हुंडिया। अब हुंडिया में देखोगे तो दो रकम दिया है, एक उधार में दिया है और एक जमा में दिया है। तो मैंने बताया था कि जब दोनों रकम दिया हो, यानी दोनों जगह रकम दिया हो, इसका मतलब एक है लेनी हुंडी और एक है देनी हुंडी। तो कैसे पता चलेगा कौन सा लेनी हुंडी है, कौन सा देनी हुंडी है। तो जो उधार वाला है वो आपका लेनी हुंडी है, जो जमा वाला है वो आपका देनी हुंडी है। तो उधार वाला जाएगा संपत्ति में और जमा वाला जाएगा दायित्व में। क्लियर, ऐसे लिख देना, ठीक है, लेनी हुंडी और देनी हुंडी। उसके बाद अगला है डाक खर्च। क्या है अगला, डाक खर्च। तो डाक खर्च आपका कहाँ जाएगा, ये जाएगा आपका लाभ हानि में, ठीक है। कहाँ जाएगा, लाभ हानि के उधार में। उसके बाद अगला है डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत। तो डूबत ऋण और डूबत ऋण अनामत ये हम पहले ही कर चुके थे, ठीक है। उसके बाद अगला है बट्टा। अब बट्टे में भी देखोगे तो रकम दोनों तरफ दिया है। यहाँ पे देखो 750 दिया है और यहाँ पे 1500 दिया, देखो दोनों ही तरफ रकम दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि जो उधार वाला है ये दिया बट्टा है। क्या, उधार वाला दिया बट्टा है और जमा वाला प्राप्त बट्टा है। मतलब उधार वाला लाभ हानि के उधार में जाएगा और ये जमा वाला लाभ हानि के जमा में जाएगा। तो ये दो छोटी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके बाद अगला है हाथ पर स्टैंप और डूबत ऋण वापसी। क्या दिया है, हाथ पर स्टैंप और डूबत ऋण वापसी। देखो अब इसको कैसे समझोगे, तो ये डूबत ऋण वापसी, तो डूबत ऋण वापसी ये एक तरह से अचानक हुआ लाभ होता है और लाभ हमेशा क्या होता है, जमा। तो मतलब ये हुआ कि ये जो जमा वाला है ये हमारा है डूबत ऋण वापसी और ये कहाँ जाएगा, ये आपका जाएगा लाभ हानि खाते के जमा में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ लाभ हानि के जमा में, ठीक है। कौन सा, डूबत ऋण वापसी। तो चलो यहाँ पे भी लिख देता हूँ ताकि कंफ्यूजन ना रहे। ये कहाँ जाएगा, लाभ हानि के जमा में। उसके बाद अगला है हाथ पर स्टैंप। अगला क्या है,
हाथ पर स्टैंप। तो जो हाथ पर स्टैंप है ये है आपका संपत्ति। याद रखना, स्टैंप ये सारी चीजें आपकी संपत्ति होती है। और कितना दिया है रकम, 150 रुपए दिया, तो वो 150 रुपए आपको लिखना है। उसके बाद अगला पॉइंट है HDFC की 12% की लोन। क्या, HDFC की 12% की लोन, और साथ में तारीख दिया हुआ है। देखो अभी तक जितने भी हमने सकल तलपट वाले किए, कहीं भी कोई भी तारीख या कहीं कोई भी समायोजन छुपा हुआ टाइप का नहीं था। हमने सिर्फ क्या किया, कॉपी पेस्ट किया। कॉपी पेस्ट करने के लिए हमें सिर्फ फॉर्मेट का पता होना जरूरी है। लेकिन जब भी ऐसे पॉइंट आते हैं तारीख वाले आ जाए, तो समझ लेना वहां पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज की भी जरूरत पड़ती है। एक्स्ट्रा नॉलेज का मतलब ये है कि जब यहाँ तारीख दिया तो समझ जाना हमें ब्याज वाला गणना जो गेम है वो खेलना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले HDFC की लोन जो है वो कहाँ जाएगा, तो HDFC की जो लोन है वो आपका जाएगा दायित्व पक्ष में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि HDFC की जो लोन है वो जाता है दायित्व पक्ष में। तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ दायित्व। तो आपका चला जाएगा दायित्व में HDFC की 12% की लोन 10,000 रुपए। लेकिन इसका ब्याज का भी खेल बाकी है, तो वो कैसे करोगे, देखो तो यहाँ पे हम लिखते हैं 10,000 रुपए, ठीक है। और दर कितना दिया है, तो दर आपका दिया है 12%, ठीक है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं गुणे 12% गुणे। अब हमें कितने महीने का निकालना है, तो कैसे पता चलेगा, देखो हमने लोन कब लिया था, पहले वो देखो। हमने लोन लिया है 1/7/16 को। कब लोन लिया है, 1/7/16 को। और हमारा जो अंतिम तारीख है वो है 31/3/17। कब है अंतिम तारीख, 31/3/17। तो 7/16 से लेके 31/3/17 तक हमें क्या करना है, 7/16 से लेके 31/3/17 तक हमें क्या करना है, गिनती करनी कितने महीने हो रहे हैं। तो जब तुम गिनती करोगे तो 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, इस तरह से टोटल कितने महीने होंगे, 9 महीने होंगे, ठीक है। उंगलियों पे चाहो तो गिन सकते हो कितने महीने हो जाएंगे, 9 महीने। तो 10,000 गुणे 12% गुणे 9 भागे 12, क्या करना है, 10,000 गुणे 12% गुणे 9 भागे 12। तो 10,000 का 12% 1200 हो जाएगा, गुणे 9 भागे 12 करोगे तो ये आएगा 900 रुपए, ठीक है। कितना आएगा, 900 रुपए। तो इसका जो पहला एंट्री होगा वो कहाँ जाएगा, लाभ हानि के उधार में, ठीक है, क्योंकि ये क्या हमारा खर्च है। तो पहला एंट्री जाएगा लाभ हानि के उधार में, लेकिन जो दूसरा एंट्री है वो कहाँ जाएगा, दायित्व में, क्योंकि ये ब्याज अभी भी चुकाना बाकी है, कहीं भी एंट्री इसका नहीं हुआ है, इसलिए दूसरी एंट्री कहाँ जाएगी, दायित्व में। और इस तरह से जो हमारा सवाल है वो पूरा कंप्लीट होता है। अब तुम्हें क्या करना है, बस तुम्हें सभी का टोटल करना है। जितने खाते मैंने कहा था बनाने के लिए सभी खाते बनाओगी। कौन कौन सा, व्यापार खाता, लाभानी खाता, पूंजी खाता, ठीक है, लाभानी वितरण खाता, और साथ ही साथ आर्थिक चिट्ठा। देखो लाभानी वितरण खाता में एक भी एंट्री मैंने नहीं बताई है, लेकिन फिर भी आपको फिर भी आपको बनाना है, और साथ ही साथ उसका ट्रांसफर करना, और वहां पे क्लोज करके आपको पूंजी खाते में लेकर जाना है, वो आपको दिखाना ही है, ठीक है। क्लियर है इतना। अगर सवाल में कहता है मत बनाओ तो बात अलग, लेकिन यहाँ पे सवाल में नहीं बोला है, वो कैसे पता चलेगा, एक बार आप हेडिंग में देख लो, ठीक है। यहाँ पे कहीं भी हमें कुछ बोला नहीं है। और एक चीज और, सवाल में हमें ये नहीं बोला है कि हमें प्रॉफिट कैसे बांटना है। देखो यहाँ पे कहीं भी लाभ बांटने का जो तरीका है वो कहीं भी मेंशन नहीं है। तो याद रखना, जब लाभ बांटने का तरीका ना दिया गया हो तो हम हमेशा समान भाग में बांटते हैं। क्या करते हैं, हमेशा समान भाग में बांटते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारा सवाल समझ में आ गया होगा। इसको अच्छे से सॉल्व कर लेना, और कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो इसी तरह से बस हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और आगे बढ़ते रहो। हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में ये वापस, ठीक है। ये थोड़ा सा मुंह टेढ़ा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, पर हंसते रहो। ओके, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड हैव अ गुड डे।